हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी। देखिए 2018 का पेपर है और ये 2018 का मेन टेस्ट बुकलेट है। ठीक है, ये एम टेस्ट बुकलेट कोड जो है वो एम है, एसएसटी है। एसएसटी का ये कंप्लीट हम पेपर सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे किस लेवल का प्रश्न पत्र आता है सीटेट का, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब का हम प्रीवियस ईयर पेपर को पूरे को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए मेरे चैनल पे आपको 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो सीटेट एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सभी को अच्छे से देख लो। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला जो आपका सेक्शन है ये आपका है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसके बाद एसएसटी की ओर चलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर विकास दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ से देखो कहाँ से कह रहा है, शरीर के केंद्रीय भाग से कह रहा है, शरीर के केंद्रीय भाग से कह रहा है। अब देखो जब भी शरीर के केंद्र के भाग से परिधि यानी अंगों की ओर होगा तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में देखो आप ये लिखा है प्रोक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ये बिल्कुल सही है। अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह होता सिपेलोकोडल, क्या होता सिपेलोकोडल, तो वो हो जाता सिर से पैर की ओर। अब यहाँ पे यहाँ कह रहा है केंद्र से अंग की ओर, यानी मध्य से कह सकता है ये मध्य से बाहर की ओर। तो मध्य से बाहर की ओर यही है मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, यही क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, तो स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है और चौथा है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो देखो सामाजिकरण यानी बच्चों की सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जो प्रमुख स्थान जो है वो स्कूली बच्चों का होता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं प्रदर्शन? पहला ऑप्शन है समूह की पहचान का, बी ऑप्शन है समूह आज्ञाकारिता का, सी ऑप्शन है इसमें देखिए तीसरा समूह निर्देश अनुपालन का और चौथा ऑप्शन है समूह की अनुरूपता का। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। तो देखो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। ठीक है, चौथा वाला इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, चौथा क्वेश्चन देते हैं। चौथा देखिए जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में होती है। फिल इन द ब्लैंक है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में भरना है। संवेदी गामक है या पूर्व परिचालन है, मूर्त परिचालन है या औपचारिक परिचालन है। जब वस्तु स्थायित्व की जहाँ जहाँ बात आए तो चुपचाप आपको क्या लगाना है, संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है।
तो किसके संदर्भ में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुफ्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या ई अधगम शिक्षा कार्यक्रम। तो देखो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, यानी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि देखो यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें से आपको भरना है। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, यानी वो एज आपसे पूछी गई है, यानी महीने आपसे पूछे गए हैं। कितने महीनों की जो बच्चा है, कितने महीने का बच्चा है कि अधिकांश बच्चे छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 माह या 18 से 24 माह या 24 से 30 माह या 30 से 36 माह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन में 18 से 24 माह। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो बुद्धि लब्धि से है। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? गाल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा। देखो अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करें ना, तो जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है ये दी गई है स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा दी है? स्टर्न के द्वारा। और जो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सूत्र दिया था ना, वो भी स्टर्न ने दिया था। इसने सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, लेकिन जब टर्मन आए तो टर्मन ने दिया है सूत्र मानसिक बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। जब फार्मूले में 100 लग जाए तो समझो वो टर्मन का है। ठीक है, और 100 ना लगे तो किसका है? स्टर्न का है। ठीक है, चलिए देखिए क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हर बार इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाओ, ये हर बार पेपर में सृजनात्मकता तो पूछता ही पूछता है। सृजनात्मकता को अगर हम छोड़ दें तो समझो पेपर बनना असंभव है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता में आपको पता है भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी विविध सोच होती है। तो इसका तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, विविध सोच। ये सबको पता होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को विभिन्न तरीकों से सॉल्व करना क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपका विविध सोच, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ये अवसरित सोच, ये होती है सिर्फ एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, यानी विविध सोच हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके अंतर्गत बताया जाता है? देखिए ध्वनि संबंधी, व्याकरणीय या वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक। तो देखो भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके किसके ध्वनि संबंधी, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आपको बता दें इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी पेपर आपके अब तक हुए हैं 2024 तक, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं सबकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? देखो अब यहाँ पे कह रहा है जब सोचने की जो प्रक्रिया है, जब सोचने की प्रक्रिया है किसी भाषा द्वारा होगी, तो जब भाषा द्वारा होगी तो वो क्या होगा? देखो क्या प्रभावित होगा, इस स्थिति को क्या कहोगे आप, इस कंडीशन को क्या कहोगे? फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रभावित, दूसरा ऑप्शन है भाषा निर्धारित, तीसरा है संज्ञानात्मक पक्ष और चौथा है सामाजिक भाषाई उद्ग्रत। तो देखो जब जाहिर सी बात है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होगी तो क्या होगा? भाषा निर्धारित होगा। ठीक है, भाषा प्रभावित होगी तो ऐसी स्थिति को आप क्या कहोगे? भाषा निर्धारित। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण
कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है। वह उपयोग किसका करता है? क्या वो अंतर्दृष्टि का करता है, या वो कलन विधि का कर रहा है, या मानसिक दृष्टा का, या अनुमानी विधि का? तो देखो वो अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी होने के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण का मरम्मत करता है। तो वो कर रहा है अनुमानी विधि का, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कम करने की विधि का, दूसरा है द्वितीय विस्तारण विधि का, तीसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, और चौथा है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो एक ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे है तीसरा वाला ऑप्शन है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। जब भी देखो विश्लेषण की बात आए ना, जब भी एनालिसिस की बात आए, विश्लेषण की बात आए, तो विश्लेषण में हमेशा छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर कोई भी चीज़ समझाई जाती है या विभाजित की जाती है। और जब भी आ जाए संश्लेषण, क्या आ जाए? संश्लेषण, ठीक है। तो संश्लेषण शब्द आ जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें छोटे छोटे खंडों को क्या है? जोड़ना होता है। यहाँ पे संश्लेषण में जोड़ना है, विश्लेषण में तोड़ना है। इस प्रकार से आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, एक कथन बताता है। देखो पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का जो निर्धारण है वो कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। तो यह कथन क्या बताता है? लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, या लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो देखो यहाँ पे पुरुष और महिला की बात कर रहा है ये। फिर से एक बार देखिए, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। जब समाज करेगा तो ये कथन क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो ये कथन जो है वो बताने की बात का कोशिश कर रहा है कि लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक क्या है? सामाजिक अवतरण है। ये बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रेटिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपको भरना है। तो पहला ऑप्शन है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, बी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, और तीसरा ऑप्शन है आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की आकलन की गणन विधि। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो अधिगमकर्ताओं की जो उपलब्धि है का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस प्रकार से सहायता करता है? पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, सी ऑप्शन है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो देखो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी जो शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संतुलन, बी है समता एवं समान अवसर, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, और चौथा है विश्व बंधुता। इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक बच्चों को पता होगा। समावेशी जो शिक्षा है वो समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था कि दिव्यांगजन, ठीक है, अधिकार अधिनियम वर्ष लागू हुआ है, किस वर्ष लागू हुआ है? 1992, 1995, 1999, 2016।
तो इसका ये भी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी सबको पता होगा। दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम है ये 2016 में लागू हुआ है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं बात। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए आप। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। बी ऑप्शन है विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों को समरूप अधिगम बनाने में प्रशिक्षित हो। तो इसके अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ ना तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है। देखो विविध अधिगम की बात कर रहा है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तो बी वाला ऑप्शन इसका ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे आप समझो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांगजन की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 6 से 22 वर्ष। तो इसका भी आंसर आपको लोगों को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर। देखो तीसरा वाला मत मार देना, तीसरा वाला दिव्यांगजन के लिए नहीं है, दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, ये गरीबी रेखा से नीचे वाले, गरीबी रेखा वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और ये कर रहा है आपका दिव्यांग बच्चों की बात। जब ये दिव्यांग बच्चों की बात करें ना तो सीधे सीधे आप जाना 6 से 18 वर्ष की बात कर रहा है ये, ना कि 6 से 14 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ दिव्यांगजन लग जाए वहाँ पे 18 और वैसे 6 से 14 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य से है। किससे है? विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, और तीसरा ऑप्शन है इसमें शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, चौथा ऑप्शन है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। चौथा वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो आप। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान और समायोजन, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना, ये क्या आएगा? संज्ञान बोध आएगा, मेटाकॉग्निशन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जब वो अपने अनुभव के आधार पर सोचेंगे तो उसे आप क्या कहोगे? क्या प्रतिक्रियावादी सोच कहोगे, सृजनात्मक सोच कहोगे, अमूर्त सोच कहोगे या मूर्त सोच? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हो जाएगा, देखिए मूर्त सोच हो जाएगा, कंक्रीट थिंकिंग। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक विश्लेषण या त्रुटिहीन अनुदेशन। इसमें हो जाएगा विभेदी अनुदेशन, पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन विभिन्न स्तरों को ध्यान में रख के बात कर रहा था, तो विभेदी अनुदेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए,
प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अब देखो यहाँ पे अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती की बात वो कर रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे अधिग्रहण या अभिप्रेरण या आत्मनिर्भर या सामान्यीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सामान्यीकरण। चौथा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। संज्ञान और भाव क्या होते हैं? ये अन्योन्य संरचित होते हैं या स्वतंत्र होते हैं या अंतर संबंधित होते हैं या एकीकृत होते हैं। तो देखो जुजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव, जो संज्ञान और भाव है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सॉल्व करो, बिल्कुल सही होना चाहिए। पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रहा है, वह शिक्षण की क्या कर रहा है? क्या वो अनुकरण कर रहा है या अवलोकन कर रहा है या संशोधन कर रहा है या प्रतिरूपण कर रहा है? वो बच्चे का क्या कर रहा है? तो देखो यहाँ पे कर रहा है बच्चे का प्रतिरूपण, यानी चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27। मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो देखो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चौकस, सतर्क, निर्विद्यमान और निरंकुश। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें क्या हो जाएगा? सतर्क हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है सृजनात्मक, दूसरा है सौंदर्यबोध, तीसरा अमूर्त, चौथा है तार्किक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें लॉजिकल हो जाएगा, यानी तार्किक हो जाएगा, क्योंकि विचार के आधार पर कर रहा है ना, कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29। 29वां और 30वां क्वेश्चन भी आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माण प्रकार का कार्य या समस्या प्रकार का कार्य। तो ये हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा वाला। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन है। देखिए ये सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे गए, 30 क्वेश्चन में ये 30वां क्वेश्चन है, ठीक है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो क्या है इसमें? गतिबोधक है, कर्टकोटर है, प्रत्यक्षीकरण है या अवलोकन है? तो इसमें हो जाएगा गतिबोधक, पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके सामने थे जो 2018 में पूछे गए थे, ठीक है, सेकेंड पेपर में यानी जूनियर वाले पेपर में, ठीक है। अब आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। चलिए अब अपने लोग एसएसटी को देखेंगे। यहाँ पे देखो पार्ट 3 है सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान। इसके 60 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 60 क्वेश्चन में आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन सबको मिला के 60 क्वेश्चन। तो चलते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए बात दिग्दर्शी यानी बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या वायु तापमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वायु दिशा। क्या हो जाएगा? वायु दिशा, यानी बात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है वायु दिशा मापने के लिए। देखो ये आ गया आपका लेयर से रिलेटेड।
ये क्वेश्चन भी अच्छा है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है महामंडल और चौथा है बहिमंडल। बहिमंडल। तो अब देखो यहाँ पे रेडियो तरंगों के संचरण में कौन सी परत मदद करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका महामंडल, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। ठीक, ये कह रहा है पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए। आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए। अब देखो सबसे पहले ये आंतरिक परत ये दी है, इसके बाहर वाली ये परत है, इसके बाहर वाली ये परत है और सबसे बाहर वाली ये परत है। ठीक है, अब देखो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी और सबको इसका आंसर भी पता होगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी मेटल बाहरी कोड और आंतरिक कोड। मेटल प्रॉपर्टी बाहरी कोड आंतरिक कोड, आंतरिक कोड बाहरी कोड प्रॉपर्टी और मेटल, आंतरिक कोड बाहरी कोड मेटल और प्रॉपर्टी, ये चार हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था ना, तो भी इसका आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा समझो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन को पहले समझो। देखो पृथ्वी के विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहर की ओर, यानी अंदर से बाहर की ओर, ये देखो अंदर है, अंदर से बाहर की ओर। तो देखो एक बात तो आपको पता चल गई कैसे करके। सबसे जो अंदर वाली है ना परत, ये होती है आंतरिक क्रोड। तो आंतरिक क्रोड देखो पहले नंबर में इसमें है नहीं और इसमें भी नहीं है। दो ऑप्शन आपके बिल्कुल सॉल्व हो गए। ठीक है, अब आपका बचा तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथे में देखो कैसे समझोगे। ये जब आंतरिक कोड है तो जाहिर सी बात है ये बाहरी कोड है, दूसरी वाली बाहरी कोड है, और सबसे जो बाहरी वाली कोड होती है इसी को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी। तो ज़्यादा कुछ आपको ध्यान रखना नहीं था। प्रॉपर्टी देखो इसमें है नहीं, सबसे बाद में क्या है, इसमें है चौथे वाले में। ठीक है, और ये आपका जो तीसरे नंबर पे दिया है ये है मेटल। ये क्या है, मेटल। तो सबसे पहले आंतरिक कोड आएगा, फिर बाहरी कोड आएगा, फिर मेटल आएगा, फिर प्रॉपर्टी आएगा, यानी चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से सूर्य, चंद्रमा और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए, बताइए कि यह क्या दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया, तो बताओ कौन सा ग्रहण होगा। पहला है सूर्य ग्रहण, दूसरा है चंद्र ग्रहण, तीसरा है बृहत ज्वार भाटा, तीसरा है लघु ज्वार भाटा। बृहत ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, दो आपके ऑप्शन खत्म हो गए। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में से आपको एक पहचानना है। एक सेकेंड इसको चेक करते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। तो ये ग्रहण नहीं दर्शा रहा है। इसमें आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इसमें लघु ज्वार भाटा दिखा रहा है, चौथा वाला ऑप्शन। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो ये क्या कहलाता है, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। तो ये कहलाएगा विसर्प, यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखो, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, आपदाओं की बात कर रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद है। क्या वायु मार्ग है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है या जल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 36 था। तो देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वायु मार्ग। कौन सा है, वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, यानी विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। तो देखो 4 ऑप्शन है, नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी और मानव भूगोल। तो इसका तो आंसर बिल्कुल सरल है, ये आपको पता होगा, ये कहलाएगा जनसांख्यिकी। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए 38 देखिए, कारण और कथन वाला है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, ये कथन है। और दूसरा है कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब देखो ये आपके सामने विकल्प हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए को सही स्पष्ट करता है। या फिर बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। सी ऑप्शन है, ए सत्य है और आर असत्य है। डी ऑप्शन है, ए असत्य है और आर सत्य है। अब देखो यहाँ पे आप देखो दूसरे ऑप्शन की तरफ देखो, देखो सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पहले अस्त होता है, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है आपका, आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता या स्पष्ट नहीं करता है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अब देखो यहाँ पे गैर परंपरागत स्रोत आपसे पूछा गया है, ठीक है। स्रोत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक है परंपरागत, दूसरा है गैर परंपरागत। देखो इसमें ईंधन आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया, सौर ऊर्जा आ गया और कोयला आ गया। तो गैर परंपरागत इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। तो मछली का जो प्रजनन है ये सबको पता है, क्या कहलाएगा, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्थल एक संकरा भाग, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, द्वीप कहते हैं या खाड़ी कहते हैं। तो देखो स्थल का संकरा भाग है भैया, स्थल की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो स्थल का 2 बड़े स्थलीय भागों को तो क्या कहलाएगा, स्थल संधि कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखो पूछा गया है, कितना सरल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। देखो सबसे छोटा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा होता तो वो होता एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, पहला है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान। देखो मनोविज्ञान तो जिसमें है काट दो आप। उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान तो है नहीं, तो मनोविज्ञान वाला तो पोर्शन आपका गया चला, ठीक है। अब बचे दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र पहले दे दिया, ये भी नहीं है। इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र, ये वाला ऑप्शन तीसरा वाला सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतिहास भूगोल राजनीतिक और समाजशास्त्र, ये नहीं होगा। इतिहास भूगोल, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अर्थ इकोनॉमिक्स, ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है इसमें, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण है, संरचनात्मक प्रशिक्षण है, या फिर अनुकरण या निपुणात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये आपका है व्याख्यानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें देखो क्या पूछा गया है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ए नंबर पे दिया है, आलोचनात्मक सोच अवधारणा को निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो ए सत्य और बी असत्य, देखो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ए सत्य और बी क्या है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 46, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। यहाँ पे देखो तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में को एकत्र आंकड़े, वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतिक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखो भौतिक विशेषताओं के लिए मॉडल प्राकृतिक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त की बात पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, इतिहास भूगोल, इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल या राजनीति। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका देखो भूगोल, जो मॉडल प्रतिकृतियों की बात कर रहा है तो इसमें आएगा भूगोल। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, यहाँ से हर बार पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो किस प्रकार का स्रोत है, ये है आपका द्वितीय स्रोत, यानी दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है जेन प्याजे की, जे प्याजे लिखा है यहाँ पे, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। एक शिक्षक को क्या चाहिए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना। बहस और चर्चा नहीं करनी है, चर्चा तो करनी है लेकिन बहस नहीं करनी है। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, तो हम व्यक्तिगत की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन को पढ़ लेने दो आप। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें या काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित करें या परियोजना करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो देखिए इसका आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। हम आपसे इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर पूछ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 52, एक आत्मनिर्देशित
आत्मानुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? क्या आलोचनात्मक सोच है, जटिल सोच है, बुद्धिमान सोच है, या फिर अमूर्त सोच है? तो ये है आलोचनात्मक सोच। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है, अजंता से, अजंता की गुफा से। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हैं? तो किस सामग्री से प्राप्त हैं? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, या स्लेट? तो देखो, अजंता गुफाओं चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग हैं वो किस सामग्री से हैं? वो पौधे और खनिज। तीसरा वाला आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई हैं, तो इस पर क्या लिखा गया है? ताड़पत्रों, पत्थरों, कागज, या फिर लकड़ी? तो ताड़पत्रों, ठीक है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? देखो, यहाँ पे अवधि काल सबसे लंबी आपसे पूछी गई है, तो सबसे लंबी अवधि वाला है ये है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की अवधि है वो सबसे लंबी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 56, ए बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी है, यहाँ खेती और पशुपालन के लिए साक्ष्य पाए जाते हैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। बी है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो ये भी बात आपकी सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो हड़प्पा नगर है सबसे बड़ी संख्या में कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं गुजरात में। डायरेक्ट आंसर इसका याद रखो, गुजरात। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो ये मिले हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो जो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा में रची गई है। ऋग्वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद के पहले शासक थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के बात कर रहा है। मगध जनपद के पहले शासक जो थे वो कौन थे? तो वो थे बिंबिसार। मगध जनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव फॉर्म में है तो आपका आंसर भी नेगेटिव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? 3 रत्नों में से नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो कौन सा इसमें होगा? देखो, बुद्ध, धम्म, संघ, अहिंसा, ठीक है। ये तीसरा वाला जो है वो गलत है, ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए आपके। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करता है? इसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो करता है विधानसभा के सदस्य विधायक। विधानसभा के सदस्य विधायक। क्वेश्चन नंबर 62, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय, एकात्मक, या राष्ट्रपति संघीय, राष्ट्रपति एकात्मक, या संसदीय संघीय? तो इसका भी आंसर सबको पता होगा, संसदीय और संघीय। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है
जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति की बात कर रहा है ये। तो अनुसूचित जाति के लिए कितने संसदीय क्षेत्र निर्वाचित आरक्षित हैं? तो ये हैं 84। कितने हैं? 84। अब अगला जो है क्वेश्चन वो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें समानता का अधिकार है, इसका उल्लंघन किया गया है। इसका समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे ये कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको पता है, शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की आज़ादी का अधिकार है, संपत्ति का ये अधिकार नहीं है। ये आपका कैंसिल हो गया। तो 65 का चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66। 66 अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति या वंश। तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। इसमें हो जाएगा जाति, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या राज्यपाल करता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है वो करता है राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन भी काफ़ी हलवा क्वेश्चन है। देखो, राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल को जो नियुक्त करेगा वो करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल को नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 69। ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो कौन करेगा? 69। कौन करेगा? सांसद। कौन करेगा? सांसद। ठीक है। और विधायक जो होते हैं, विधायक किसका करते हैं? वो मुख्यमंत्री का करते हैं। सांसद किसका करते हैं? वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा गया है? कितना हलवा क्वेश्चन है। इससे सरल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तीसरा वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा गया है? तो राज्य का पहला नागरिक, यहाँ पे देखो भारत में राज्य का क्या पूछ रहा है? पहला नागरिक। तो भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन होगा? वो राज्यपाल होगा। ठीक है। भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन होगा? वो राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। कौन सी है? 13वीं है, 14वीं है, 15वीं है या 16वीं है? तो 14 के बाद है 16वीं। कौन सी है? 16वीं। अगला है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए ये 2018 का पेपर है, तो उस समय के राष्ट्रपति आपको बताना है। तो उस समय थे रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 74। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, इसका तो भाई किया गया है। ठीक है, इसका किया गया है। सरकार का ढांचा, इसका भी किया गया है। नागरिकों के अधिकार, इसका भी किया गया है। देखिए, राजनीतिक दलों के नाम, इसका संविधान में चर्चा नहीं की गई है। नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी चर्चा नहीं की गई है। अगला देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया, ये फिर आ गया। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है?
भाई राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करेगा? तो वो है राष्ट्रपति। राज्यसभा में सांसदों को कौन नामांकित करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष है? तो भारत के संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचार्य। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल? तो यह है सी राजगोपालाचार्य। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। भारत का संविधान कब अपनाया गया? अब देखो यहाँ पे अपनाने की बात की गई है, ना कि लागू होने की बात। अगर लागू होने की बात करता तो 26 जनवरी 1950 हो जाता, और यहाँ अपनाने की बात की है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? अब देखिए, भारत की रियासतों को एकीकृत करने में मतलब इकट्ठी करने में किसने भूमिका निभाई है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसमें कुछ भी सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो समवर्ती सूची की बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ? तो 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो ये है मुर्शीद कुली खान। ठीक है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ? ये है मुर्शीद कुली खान, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो कौन भाई ऐसे गवर्नर जनरल थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है विलियम बेंटिंग, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? रिपन, कैनिंग, डलहौजी या माउंटबेटन? तो ये है डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है ये। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? खुद को पेशवा कहा? तो ये हो जाएंगे नाना साहेब। कौन हो जाएंगे? नाना साहेब। अगला क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? देखो, एक कहानी सुनाना, जी नहीं। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, बिल्कुल नहीं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, जी नहीं। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना, यात्रा आयोजित कराना, तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 87 एडुसैट से क्या अभिप्राय है? भाई एडुसैट है, इससे क्या अभिप्राय है?
तो सीधे सीधे बताओगे यह एक मानव निर्मित उपग्रह है। यह क्या है? यह एक मानव निर्मित उपग्रह है। पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? पंचवाड़ी और बीजक तो ये हैं कबीर के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला क्वेश्चन। अब देखो एलोरा से क्वेश्चन फिर आ गया। नहीं, पहले तो अजंता से था ना। एलोरा की गुफा भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कीर्ति है? यानी एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कीर्ति है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो उपनिषद में कौन सा संगठन है वो आस्था रखता है? तो देखो यहाँ पे है ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है वो उपनिषद में आस्था रखता है। तो देखो 2018 का जो जूनियर का पेपर था, सेकंड पेपर था 2018 का, उसकी हमने सीटीपी भी देख ली और एसएसटी के 60 क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम देखेंगे इसके हिंदी। ठीक है, हिंदी के 30 क्वेश्चन और आपके देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से हम हिंदी को सॉल्व करेंगे। पैराग्राफ देखिए, 91 से 98 के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। और औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। सन 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई यह शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका ये दे गया है 91। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी या उपयुक्त सभी? तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर है पैराग्राफ के अनुसार निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। नहीं, एक मिनट रुकिए, ये तीनों ही सही है। स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो 92 वाला क्वेश्चन क्या है, ये है आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने या सदस्यों ने? तो भारतीय आज़ादी के लिए संघर्ष चलाया था देश की जनता ने, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा था? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी? तो इसमें भी चौथा वाला ऑप्शन सही था, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा?
ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों की हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो आंदोलन का क्या असर पड़ा ये आपको बताना है। इसमें क्या है, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। अब देखो 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की क्या मांग थी। तो देखो कांग्रेस की मांग ये थी कि विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, विधायिका में क्या हो, चुने हुए सदस्य हों। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। भटकाता है, उजाड़ता है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, तो संघर्ष जरूरी नहीं है मनुष्य को सफलता ही दिलाए, क्योंकि संघर्ष से असफलता सफलता दोनों मिल सकती हैं। संघर्ष मनुष्य को निखारता है, ये वाला सबसे अच्छा विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 97, खुलेआम का शब्द का प्रयोग, खुलेआम शब्द का प्रयोग सबसे सार्थक है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी। तो खुलेआम क्या हो रहा था, बुराइयां हो रही थी। खुलेआम क्या हो रहा था, बुराइयां हो रही थी। अगला क्वेश्चन 98, दबाव, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। चढ़ता दबाव गिरता गया, हवा का दबाव कब हो गया, भीड़भाड़ दबाव से था, सभी चुपचाप दबाव से थे। तो देखो हवा का जो दबाव है वो कम हो गया। अब देखो यहाँ पे 98, नेक्स्ट 99 क्वेश्चन। इससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ देखो यहाँ पे, ये पैराग्राफ आपका दिया गया है। गद्य पद्य से 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं हिंदी में। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी सुर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या शिष्य या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभालते रहता है। जैसे समेटता हो गया उस समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता था उसका गला। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बनाता कहीं से चला आता था। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूँ ही दे देता था उसका, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और यह फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने सुर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करता है, सहयोगी, सहदर, समरस या संगदिल। देखिए आपको पैराग्राफ के हिसाब से अपना आंसर बताना है, तो इसमें हो जाएगा सहयोगी। ठीक है। अब देखो 99 के बाद 100 नंबर। चट्टान जैसा बाहरी स्वर आशय है, मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़, पत्थर की आवाज़। तो गंभीर आवाज़, चट्टान जैसी भारी स्वर से आशय है गंभीर आवाज़, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है के मायने अंतरे को गाते हुए वह है, भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। तो लीन हो जाता है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अनहद शब्द में उपसर्ग है,
तो उपसर्ग क्या है इसमें? अन। क्या है? अन या आ। तो देखो अन उपसर्ग नहीं होगा, हद तो प्रत्यय है, द आपका प्रत्यय लास्ट में लगा है, तो आ वाला पहला वाला सही हो जाएगा। 103 नंबर देखो आप, राख जैसा कुछ गिरता हुआ। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या है? बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर। तो राख जैसा गिरता हुआ यानी बुझता हुआ स्वर। संगतकार का क्या अर्थ है? गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो संगतकार का अर्थ होता है गायक को बिखरने से बचाने वाला, यानी चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढाढ़स से बधाना, तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र देना। तो इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 105। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली देना। 105 हो गए, अब आगे चलते हैं 6 नंबर पे। चलिए अब पैराग्राफ के क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल। केवल रॉन्ग हो गया। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। क्वेश्चन नंबर 107, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। किससे? बातचीत। बिल्कुल करेक्ट है। 108 नंबर, लड़के बेकार होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लड़के बेकार होते हैं। पहला को ऑप्शन है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा है भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने से बाध्य करता है। भाषा और व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा जो है वो जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। चलिए 109 नंबर देखिए। कहानी के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त है? उपयुक्त कथन बताना है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में सुरात होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो कहानी में संवाद होना आवश्यक है। देखो सबसे अच्छी की बात कर रहा है, सबसे उपयुक्त ये वाला कथन है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 110, एक भाषा के अध्यापक के बच्चों में, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने में बल देना चाहिए, या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखो आप ध्यान से, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। 111 नंबर देखते हैं। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा अपनी लिपि में होती है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो जाहिर सी बात है यह बहुत हद तक संभव है। यह बहुत हद तक क्या है? संभव है। तो 11वां क्वेश्चन 111 हमने कर लिया, अभी 9 क्वेश्चन बाकी हैं, कहीं नहीं जाइएगा।
वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को भेजिए ताकि सभी स्टूडेंटों को पता लगे कि पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल क्या होता है। भाषा सभी विषयों के में है, क्या है, पढ़ने में है, अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 113, देखो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे। अब चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। कविता एक निश्चित, इधर करते हैं इसे। कविता एक निश्चित अर्थ होता है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। देखो, एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, अगर आपको अलग अलग तरह की, कोई बच्चा है कक्षा 5 का बच्चा है, अगर आप कक्षा 5 या 8 का बच्चा है, उसे आप अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देंगे तो उससे क्या होगा, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में को मदद मिलती है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर तो भाई सबको पता होगा, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग की समझ बनती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। 114 हो गए आपके। 115 नंबर सामने है, देखो एक सेकंड रुकिए। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य। अगर आप हिंदी में विज्ञान के पाठों को पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। यानी चौथा वाला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला सही नहीं होगा, पहला वाला सही है। विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, ये गलत था। 115 हो गए आपके। 116 नंबर ये रहा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्यक्तिगत विचारों को जांचना होगा। बी ऑप्शन है, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें देखो अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। 117 नंबर देखिए। 117 नंबर आपसे कह रहा है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों को होने का अर्थ है। फर्स्ट है, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। अब आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। अभ्यास क्या है? आपकी नज़र में अभ्यास जो है वो क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 119, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना और पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। पाठ्य सामग्री अनुवाद सामग्री का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 119। तो
तो अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति, तो विशेष सहानुभूति जी नहीं। उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, बिल्कुल सही है। उन्हें सभी बच्चों के अलग गतिविधि देंगे, जी नहीं। उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, ये भी नहीं। तो बी वाला ऑप्शन इसका 120 का बिल्कुल सही है। तो देखो हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखे, एसएसटी के आपके 60 क्वेश्चन देखे और आपके हिंदी के भी हमने कितने देखे? 30 क्वेश्चन देखे। यानी 120 क्वेश्चन आपने आराम से 120 क्वेश्चन आपके 120 मिनट के अंदर अंदर आपने निपटा लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सभी आपको पेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, या फिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।